राजेश टंडन साहब हैं, पूर्व जज उत्तराखंड हाई कोर्ट के, और यूसीसी को लेकर बहुत अहम चूंकि इनका योगदान रहा। बहुत स्वागत है सर आपका। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शादाब शम्स, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जगदीश शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और स्टूडियो में मेरे साथ दो मेहमान हैं, हाजी नाजिम खान, मुस्लिम स्कॉलर, स्वामी उपमन्यु हैं, हिंदू धर्म गुरु। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल, चूंकि हम डिबेट ओपन करें उससे पहले जस्टिस साहब आपसे सवाल। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है आवाज। अच्छा, मुझे सिर्फ दो चार शब्द कहने हैं। आप सवाल पूछे या ना पूछे, मैं अपनी बात कह देता हूं, बाद में अपना पैनल लिस्ट शुरू कर दीजिएगा। जी जी बिल्कुल सर। मैं सिर्फ इतनी बात कहता हूं कि जिस समय चेयरमैन लॉ कमीशन था उत्तराखंड में, उस वक्त 2 फरवरी 2017 में मेरे सामने जस्टिस BS चौहान साहब ने एक रिकमेंडेशन के लिए भेजा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। उस समय ट्रिपल तलाक का भी मामला चल रहा था। उस समय वो ट्रिपल तलाक बैन नहीं हुआ था, तो जुड़ा हुआ मामला दोनों सामने आया, जिसमें कि द स्टेट शैल endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India। अच्छा, अब टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है आर्टिकल 44 में, उसके बारे में मैं आपको इंटरप्रिटेशन दे रहा हूं। वो आर्टिकल 44 अपने प्रियम्बल से जुड़ा हुआ है। प्रियम्बल में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd प्रियम्बल में जाएं, इक्विटी एंड स्टेटस ऑफ एंड अपॉर्चुनिटी एंड फोर्थली fraternity assuring the dignity of the individual, equality and dignity thirdly and fourthly में जो दिया हुआ है वो आर्टिकल 44 से कनेक्टेड है। और हमेशा कोशिश यही होती है कि इक्वलिटी रहे और सबकी स्टेटस बनी रहे, डिग्निटी बनी रहे। डिग्निटी कोई भी हो, उसकी डिग्निटी, चाहे हिंदू हो, चाहे जो भी हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वोमेन हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मामला था जैसे वो क्वैश हुआ, तो बहरहाल उसकी डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थर्डली और फोर्थली के अंदर आर्टिकल 44 कनेक्टेड है। जी उसके लिए हमको एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो पास हुआ था, वो उस पर जजमेंट आया था 2003 सुप्रीम कोर्ट केसेस में। उसमें ऑब्जर्व किया गया था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 enumerates 27 broad rights, including the right to life, freedom from slavery and forced labor। और फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 defines human rights to mean the rights relating to life, liberty, equality and dignity। ये कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्टेड है। इसमें ह्यूमन राइट्स में ये कहा गया है राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी। अब ये इक्वलिटी शब्द है, अब आप चाहे उसको आर्टिकल 44 से जोड़ लें, चाहे आप ह्यूमन राइट्स से जोड़ लें, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ध्येय इक्वलिटी से है। उसके बाद फिर टाइम टू टाइम जजमेंट्स आए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए। अमीर अली का जो वो मोहम्मदुल्लाह है, उसमें भी बहुत सी आर्टिकल्स आए, सब चीजें आई, लेकिन अल्टीमेटली जाकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरला मुडगल का केस आया 1995 सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें कहा कमिंग बैक टू द क्वेश्चन यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी में रेफर टू द अर्लियर जजमेंट्स ऑफ दिस कोर्ट टू दिस सब्जेक्ट। A constitution of the bench speaking through Chief Justice so and so has held in 1985 Supreme Court. It is also a matter of regret that Article 44 of our Constitution has remained in a dead letter. It provides that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India. There is no evidence of any official activity in framing a framing civil code
common civil code in the country. A brief seems to be gained ground. A common civil code will help the cause of national integration by removing disparate loyalties to laws which have conflicting ideologies. No community is likely to well the concession in the. It is the state which is the charge with the duty of ensuring a uniform civil code for the citizens of the country. ये जजमेंट जब आया उसके बाद अगर उत्तराखंड ने लीड लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल 44 ह्यूमन राइट्स का प्रिंसिपल्स 1993 का यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो लिया गया है ये बहुत ऊंची बात है और बहुत हम बधाई देता हूं। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट को फॉलो अप किया है, सरला मुडगल के केस को फॉलो अप किया है और भी जजमेंट को, जैसे कि अहमद खान के जजमेंट को फॉलो किया गया है, बहुत से जजमेंट को फॉलो किया गया है। और रिमूविंग द डिस्परेट लॉयल्टीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इक्वलिटी के प्रिंसिपल्स को आप कह रहे हैं कि ये बिल्कुल कानून सम्मत है और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे पहले कई बार कहा भी है उसी के मुताबिक ये लाया गया है। मैं देखिए सिर्फ उतनी सी बात कह रहा हूं जो जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के लाया है या यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड ने लाया है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन कह रहा हूं। मैं अपनी कोई वर्डिंग इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। ये मैंने पहले ही कह दिया था आपके उनसे। जी आपने लेकिन आपने उसी का रेफरेंस देकर आपने एक तरह से कह दिया कि ये उत्तराखंड ने लीड ले लिया है। हाँ लीड ले लिया है, बस यही मेरा कहना। यही मेरी लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी जो कि 2017 में पूरे फैक्ट्स के साथ दाखिल करी थी। कम से कम 50-60 पन्ने की रिपोर्ट है। अब वो लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी हमारी, वो सचिवालय में होगी, कहाँ होगी, उसमें सारे तथ्य हुए हैं, वो सारा देखा जा सकता है। उसकी मैंने तारीख बता दी आपको, वो तारीख बता दिया 2017 की 2 फरवरी की तारीख है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उत्तराखंड को बधाई देना चाहता हूँ, गवर्नमेंट को बधाई देता हूँ, अपने संविधान को बधाई देता हूँ, सब चीजों को बधाई देता हूँ और अपने अंबेडकर जी को बधाई देता हूँ फॉर ब्रिंगिंग आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज और जस्टिस राजेश टंडन हमारे साथ जुड़े हुए थे और चूंकि लॉ कमीशन के जब चेयरमैन रहे तब यूसीसी पर इन्होंने डिटेल्ड रिपोर्ट दी थी। हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर, स्वामी उपमान्यु हैं और जगदीश शर्मा है कांग्रेस की तरफ से, और साथ ही शादाब शम्स हैं। कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है जगदीश शर्मा जी? यहाँ तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व जज और जो कि लॉ कमीशन के चेयरमैन रहे, इस यूसीसी पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट उन्होंने फाइल की और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उन्होंने रेफरेंस दे दिया कि साहब ये सब कुछ जो है देख लीजिए, तो दिक्कत कहाँ है? सुमित जी,